यूपीएसआई, भाई ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये जिम्मेदारी का इम्तिहान है, वर्दी की इज्जत का इम्तिहान है। लेकिन सवाल ये है कि 2025 की इस जंग में सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ कहां तक जाएगा, और सबसे जरूरी वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि सिलेक्शन दिलाते हैं। चलिए आज बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी जो भीड़ से अलग कर दे। ये लाइन ये सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि ये उन हजारों लाखों लोगों की आवाज है जिनके लिए ये वर्दी ही सब कुछ है। ये नौकरी नहीं है दोस्त, ये एक सपना है, एक जुनून है और शायद आखिरी उम्मीद भी। तो इसी जज्बे के साथ चलिए समझते हैं कि इस लड़ाई को जीतना कैसे है। ये परीक्षा इस बात का टेस्ट है ही नहीं कि किसी ने कितनी मोटी किताबें पढ़ी हैं। ये इस बात का टेस्ट है कि किसे ये पता है कि क्या छोड़ना है। सिलेक्शन कोई तुक्का नहीं होता। ये बहुत सही बात बोली, सिलेक्शन तुक्का नहीं होता। तो सबसे पहले ट्रेंड को ही समझते हैं। अगर 2025 के आंकड़े देखें तो स्थिति काफी हैरान करने वाली है। देखिए आंकड़े तो डराने वाले हैं। हाँ, मतलब मात्र 4543 वैकेंसी हैं और जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या 15,70,000 को पार कर चुकी है। सीधा सीधा देखें तो एक सीट पर 346 उम्मीदवारों की टक्कर है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। नंबर बड़ा है, लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलटे ना तो 2017 और 2021 का जो ट्रेंड है वो बहुत कुछ साफ कर देता है। 2017 का तो मंजर ही अलग था। एकदम। उस वक्त करीब 3307 वैकेंसी थी और एक सीट पर मुकाबला था लगभग 190 लोगों का। लेकिन पेपर इतना अप्रत्याशित और भयानक आया था और हर विषय में 50% पासिंग मार्क्स का रूल था। हाँ, वो रूल तो बहुत भारी पड़ा था बच्चों पर। बिल्कुल भारी पड़ा था। सीटें ही खाली रह गईं। जनरल का कट ऑफ मुश्किल से 252 के आसपास सिमट गया था। मतलब कंपटीशन कम था और पेपर टफ था। लेकिन फिर 2021 में तो कहानी पूरी पलट गई। वैकेंसी बढ़कर 95-100 के पार चली गई और पासिंग क्राइटेरिया भी तो 50 से घटाकर 35% कर दिया गया था। हाँ, और पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट रखा गया तो कट ऑफ सीधा उछलकर 316 के पार चला गया, जबकि उस वक्त एक सीट पर सिर्फ 161 लोगों की टक्कर थी। यही पॉइंट मैं समझाना चाह रही हूँ। पेपर उतना ड्रामेटिक तरीके से टफ नहीं हुआ था 21 में, लेकिन कंपटीशन का लेवल बढ़ गया था। सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ गई थी और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ ऊपर जाता ही है। ये एक राइजिंग ट्रेंड है। तो फिर अब 2025 में क्या होने वाला है? इस बार तो मुकाबला दोगुना है। एक सीट पर 346 लोग हैं। क्या सेफ स्कोर होना चाहिए? देखिए, ट्रेंड को देखते हुए अगर पेपर 2021 के लेवल का आता है तो जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड रेंज 325 से 335 के बीच हो सकती है। 325 से 335। और बाकी कैटेगरीज का क्या अनुमान है? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए करीब 310 से 325, एससी के लिए 285 से 300 और एसटी के लिए 260 से 275 के बीच। लेकिन एक कैच है इसमें। अगर पेपर 2017 जैसा टफ आ गया तो सीधे 10 से 15 नंबर माइनस कर लीजिए। सच बताऊं तो कट ऑफ पूरी तरह से पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। अगर 17 वाला पैटर्न रिपीट हुआ तो कट ऑफ काफी नीचे आ सकता है, 10 से नंबर तक भी गिर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि कट ऑफ को टारगेट बनाना ही गलत है। एकदम सही। कट ऑफ से कम 15 नंबर ऊपर का टारगेट रखना चाहिए। मार्जिन ही हमेशा सेफ्टी देता है। और जो ऑफिशियल परसेंटाइल की बात है ना, वो भले ही पब्लिश ना हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि टॉप 5 से 10% में आना ही होगा। मतलब एवरेज माइंडसेट से सिलेक्शन नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं। एवरेज माइंडसेट सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाता है। डोमिनेंस वाला माइंडसेट चाहिए। टॉप ब्रैकेट में जाना है तो एक्सपर्ट्स के उस मिशन 132 प्लस को समझना होगा। मिशन 132 प्लस मतलब 160 सवालों में से किसी भी हाल में 132 सवाल सही करने का लक्ष्य। हाँ, अगर 132 सवाल सही हो गए तो स्कोर अपने आप 330 पार कर जाएगा और यही सेफ जोन है। अब इस सेफ जोन तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा ट्रिकी है। सिलेबस को देख के एक बहुत बड़ा धोखा होता है। वो 40-40 सवालों वाला सिलेबस का भ्रम। हाँ बिल्कुल। नियम तो यही कहता है कि हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके सबके 40-40 प्रश्न आएंगे। एकदम सीधा विभाजन लगता। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो जानते हैं कि ये असली तस्वीर नहीं है। मैथ्स के सेक्शन में असल में पूरे 40 गणित के सवाल होते ही नहीं है। तो बाकी सवाल कहाँ से आते हैं मैथ्स वाले हिस्से में? उसी सेक्शन में मेंटल एप्टीट्यूड के नाम पर 10 से 12 सवाल सीधे सीधे रीजनिंग के घुसे होते हैं। मतलब मैथ्स का वेटेज कम हो गया और रीजनिंग का बढ़ गया। एकदम। इसका मतलब है कि असली मैथ्स के सिर्फ 25 से 30 सवाल ही आते हैं पेपर में और रीजनिंग का जो टोटल वेटेज है वो 50 से 60 प्रश्नों तक पहुंच जाता है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। जो लोग दिन रात एलजीब्रा या मेंसुरेशन जैसी भारी भरकम चीजों में माथापच्ची कर रहे हैं, उनका तो बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान है। मैथ्स में पूरे 20 टॉपिक पढ़ने का कोई तुक ही नहीं है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि सिर्फ टॉप 7 या 8 चैप्टर्स पे फोकस किया जाए। वो टॉप चैप्टर्स कौन से हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, परसेंटेज,
प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और रेशियो एंड मिक्सचर। बस इतना ही। मतलब इन्हीं चैप्टर्स पर अच्छी पकड़ बना ली जाए तो 25 प्लस का स्कोर आराम से निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। मैथ्स में फॉर्मूला और प्रैक्टिस ही स्कोर दिलाते हैं। यहाँ सिली मिस्टेक सिलेक्शन खराब कर देती है। और रीजनिंग का क्या? जो 7 नंबर तक का वेटेज ले रहा है वो तो सीधा सीधा सिलेक्शन डिसाइड कर रहा है। रीजनिंग ही असली गेम चेंजर है। जिसके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका सिलेक्शन लगभग असंभव है। यहाँ सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और क्लॉक एंड कैलेंडर पर सबसे ज्यादा कमांड होनी चाहिए। लेकिन रीजनिंग में सवाल तो लगभग सब सॉल्व कर लेते हैं, दिक्कत कहाँ आती है? स्पीड में। रीजनिंग में स्पीड ही राजा होती है। अगर किसी ने लंबे सवाल में उलझकर समय बर्बाद कर दिया तो बाकी आसान पेपर छूट जाएगा। जो उम्मीदवार यहाँ 2 मिनट बचा लेता है ना, वही मेरिट लिस्ट में जगह बनाता है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब उस चक्रव्यूह की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, जनरल नॉलेज। अरे जीके का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, मतलब एक अथाह समंदर जैसा लगता है। और अक्सर ये देखा गया है कि उम्मीदवार मूल विधि और यूपीजीके की मोटी मोटी किताबें लेकर बैठ जाते हैं। क्या ये सही अप्रोच है? ये इस परीक्षा का सबसे बड़ा मिथक है। मूल विधि का बस एक हवा बनाया गया है। असलियत यह है कि वहां से मुश्किल से 4 या 5 प्रश्न आते हैं। सिर्फ 4 या 5? हाँ, और यूपी स्पेशल की बात करें तो 160 प्रश्नों के पेपर में सिर्फ 1 या 2 सवाल यूपीजीके से टकराते हैं। लोग बेवजह महीनों भर बात करते हैं इस पर। तो फिर इतना बड़ा सिलेबस है, 40 नंबर के सेक्शन का असली किंग कौन है? स्कोर कहां से आता है? असली किंग है भारतीय संविधान और राजव्यवस्था यानी पॉलिटी। पूरे जीएस के 40 सवालों में से अकेले 15 से 18 सवाल सीधे पॉलिटी से आते हैं। 15 से 18 सवाल एक ही विषय से? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल है। एक दरोगा को कानून और संविधान की समझ होनी ही चाहिए, इसीलिए बोर्ड का पूरा फोकस इसी पर रहता है। और मूल विधि में भी जो सवाल आते हैं वो मुख्य रूप से आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बीएनएस बेसिक्स और एविडेंस एक्ट से जुड़े होते हैं। और कोई विषय जहां से पक्के सवाल आते हों? एक छुपा हुआ हथियार है इकोनॉमिक्स। आमतौर पर लोग इसे छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ से करंट अफेयर से जुड़े बजट, आरबीआई और जीएसटी के 4 से 6 पक्के सवाल आते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से भी 4 से 7 प्रश्न आ सकते हैं। तो फिर छोड़ना क्या है इस अंतिम समय में? इतिहास और विज्ञान को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? सख्ती से कहूं तो ये छोड़ देना चाहिए। विज्ञान की 3 बड़े विषय पढ़कर मुश्किल से 2 सवाल मिलेंगे। इतिहास में भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत मिलाकर सिर्फ 2-4 सवाल आते हैं। क्या परीक्षा के ऐन पहले इतने कम सवालों के लिए इतना भारी सिलेबस पढ़ना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। ये जोखिम नहीं बल्कि समझदारी है कि वो समय पॉलिटी के रिवीजन या रीजनिंग की प्रैक्टिस में लगाया जाए। एकदम सही। अब उस विषय पर आते हैं जो सिलेक्शन का सबसे बड़ा बूस्टर माना जाता है, हिंदी। हाँ, हिंदी। ये वो विषय है जो सिलेक्शन की नींव रखता है। यहाँ 40 में से 37 प्लस स्कोर करना अनिवार्य माना जाता है। अगर किसी का स्कोर हिंदी में कम रह गया तो वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाता है। ये सेक्शन सीधा कॉन्फिडेंस बनाता है। लेकिन इसमें भी साहित्य को लेकर बहुत डर रहता है। कई घंटों की स्पेशल क्लासेस ली जाती हैं इसके लिए, जो कि पूरी तरह समय की बर्बादी है। साहित्य से मुश्किल से 4-5 सवाल आते हैं। प्रमुख कवि, रचनाएं और पुरस्कारों के लिए बस 20 पन्नों के नोट्स या थोड़ी सी बेसिक जानकारी काफी है। तो हिंदी में मेन फोकस कहाँ रखना है? पूरी तरह से व्याकरण पर। संधि, समास, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार और शब्द शुद्धि। व्याकरण से ही 15 से 18 प्रश्न आते हैं। उसके बाद 8-10 सवाल शब्दावली से आते हैं। चलिए, ये तो हो गई पढ़ाई और सिलेबस की बात। अब सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, एग्जाम हॉल का एग्जीक्यूशन, जो असल में किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार तय करता है। हाँ, 120 मिनट का टाइम है और 160 सवाल हैं। वो प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन होती है। पेपर सॉल्व करने का सही क्रम क्या होना चाहिए? विशेषज्ञों का मास्टर प्लान ये कहता है कि पेपर की शुरुआत हमेशा हिंदी से करनी चाहिए। हिंदी से ही क्यों? क्योंकि हिंदी के सवाल सीधे होते हैं। इन्हें 8 से 10 मिनट में निपटाया जा सकता है। जब 10 मिनट में 40 सवाल हो जाते हैं ना, तो मॉरल बहुत हाई हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट? दूसरे नंबर पर रीजनिंग को उठाना है, क्योंकि वहां दिमाग सबसे फ्रेश होता है और सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। फिर तीसरे पर जीके को छूना है। और मैथ्स सबसे आखिरी में। बहुत से लोग जिनका गणित मजबूत होता है वो तो गणित से शुरू करना चाहेंगे। सुनने में सही लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर शुरू में मैथ्स का कोई उलझा हुआ सवाल टकरा गया और 4-5 मिनट खराब हो गए तो सीधा मॉरल डाउन हो जाएगा। तनाव के कारण पैनिक पैदा होगा, जिसका असर आसान सवालों पर भी पड़ेगा। एकदम सही। इसलिए मैथ्स को हमेशा अंत के लिए बचा कर रखना चाहिए। अब एक और बहुत बड़ा सवाल, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या पूरे 160 सवाल करके आने हैं? हाँ, ओएमआर शीट पर छोड़ना तो एक भी गोला नहीं है, लेकिन यहाँ ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना है। ब्लाइंड तुक्का क्यों नहीं?
जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो नुकसान क्या है? नॉर्मलाइजेशन की वजह से नुकसान है। अगर बिना सोचे समझे अंधाधुंध गलतियां की जाएंगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में एक्यूरेसी कम होने के कारण स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो फिर गेस कैसे करें? स्मार्ट गेस करना है। एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए, यानी उन विकल्पों को हटाना जो साफ गलत लग रहे हैं। और एक दिलचस्प बात जो विशेषज्ञों ने बताई है, हाँ बताइए। जीके या हिंदी में कई बार जो विकल्प सबसे लंबा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल होती है, उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। अच्छा, एक आखिरी बात जिस पर सभी ने बहुत जोर दिया है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट। ये तो सिलेक्शन की सबसे बड़ी शर्तों में से एक है, क्योंकि पेपर कंप्यूटर पर नहीं, ऑफलाइन ओएमआर शीट पर होना है। हाँ, और ओएमआर शीट पर 160 गोले भरने में फिजिकली टाइम लगता है। करीब 10 से 15 मिनट सिर्फ गोले भरने में चले जाते हैं। बिल्कुल। जो उम्मीदवार सिर्फ ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के दिन बिगड़ जाएगा। तो हर संडे को 2 घंटे का प्रॉपर ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अनिवार्य है। उसी दबाव में बैठकर ओएमआर भरना और अपनी रैंकिंग एनालाइज करना सबसे अहम है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सिलेक्शन सिर्फ 18 घंटे कमरे में बंद होकर पढ़ने से नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन इस बात से मिलता है कि क्या पढ़ना है और उससे भी कहीं ज्यादा क्या नहीं पढ़ना है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है। और जाते जाते एक बहुत ही गहरा विचार जो इन सभी रणनीतियों से निकल कर आता है। वो क्या है? परीक्षा केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं है, ये इमोशनल डिसिप्लिन का भी परीक्षण है। क्या परीक्षा हॉल में एक उम्मीदवार उस कठिन सवाल को छोड़ने का साहस दिखा सकता है जो उसका कीमती समय खा रहा है, बहुत गहरी बात है ये। ताकि वो आगे के 10 आसान सवालों तक पहुंच सके? असली दरोगा वही बनता है जिसे सही समय पर सही फैसला लेना आता हो। एकदम सटीक विश्लेषण। सभी सीरियस उम्मीदवारों को अपनी तैयारी इसी दिशा में मजबूत रखनी चाहिए। घोर अंधेरा स्पर्धा का ज्ञान ज्योति सा चलना होगा। लाखों में कुछ चंद पदों के लिए युद्ध ये करना होगा। तुम्हें दारोगा बनना होगा।